गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। आज लेसन नंबर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेसन नंबर 4 ही हमारा कल चल रहा था और इसी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी। कहाँ पर शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड जो है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जहां पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। जैसा कि सबसे स्पष्ट होता है, औद्योगिक यानी कि अचानक ही यदि देखें कुछ वर्षों में इंग्लैंड में भारी मात्रा में उद्योगों में वृद्धि हुई, बहुत से कारखाने स्थापित हुए और कारखानों में बड़ी बड़ी लोहे की तथा स्टील अर्थात इस्पात से निर्मित मशीनों का प्रयोग होने लगा। तो मशीनों का प्रयोग होने से वहां पर तकनीकी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई और वहां पर जो सामान बनाने की एक गति थी वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। तो यही क्या कहलाया? औद्योगिक क्रांति। तो एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। तो लेसन नंबर 4 और पेज नंबर 59 पे पॉइंट है औद्योगिक क्रांति। मानव सभ्यता के आरंभ में या कहीं आरंभ से 19वीं सदी से पूर्व तक सारा काम हाथों से किया जाता था। यानी कि उस समय यदि देखें 19वीं सदी के आरंभ तक ज्यादातर काम किससे होता था? हाथों से, क्योंकि बड़ी मशीनें नहीं थी और घरों पर ही रह करके एक या दो कमरे में जो आवश्यकता की वस्तुएं होती थी वो हाथों से ही बनाई जाती थी। इसी प्रकार से मानव ने आगे चल के ऊर्जा का प्रयोग करके और अपनी बुद्धि तथा विवेक का प्रयोग करके बहुत सी मशीनों का निर्माण किया तथा यदि देखें प्राचीन समय में धातु जो कला थी वो उन्नत अवस्था में थी। इसी का एक प्रमाण हमें दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के पास, कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? दिल्ली में, और वहां पर स्थित है लौह स्तंभ जो कि हजारों वर्षों से वहां पर लौह स्तंभ खड़ा हुआ है जिसके आज तक जंग नहीं लगी। तो इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में भारतीय वैज्ञानिकों ने धातु के क्षेत्र में कितनी उन्नति कर ली थी, कितनी प्रगति कर ली थी। इसके बाद है अगला पॉइंट, औद्योगिक क्रांति का अर्थ। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उद्योगों का बढ़ना, क्योंकि इंग्लैंड में यदि देखें बहुत सारे उद्योग उस समय खुले थे और बहुत सारे उद्योग बढ़ गए थे। औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूरोप के विद्वानों, दो प्रमुख विद्वान, एक जॉर्जिस मिस्ले और एक जर्मनी के काइंट्री के एंजेन के द्वारा औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस के जॉर्जिस मिस्ले और जर्मनी के काइंट्री एंजेन के द्वारा। इसके बाद अर्नोल्ड टाइनवी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इस पुस्तक में भी उन्होंने औद्योगिक क्रांति के बारे में कुछ कथन लिखा था कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि विकास की एक सतत प्रक्रिया है, विकास की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसी प्रकार से इसमें विभिन्न जो विद्वान है उनकी परिभाषा दे रखी है, तो इन परिभाषा का भी आप अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन। तो औद्योगिक क्रांति से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए। कहां पर? इंग्लैंड में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई भी कहां पर थी? इंग्लैंड में। तो औद्योगिक क्रांति से क्या परिवर्तन हुए? 4 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस चैप्टर में से वार्षिक परीक्षा में एक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है, लघुतरात्मक प्रश्न। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है उत्पादन के जो कार्य पहले हाथों से किए जाते थे वो अब मशीनों की सहायता से किए जाने लगे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के दौरान बहुत सी मशीनों का आविष्कार हुआ था और उत्पादन का जो कार्य पहले हाथों से होता था वो किससे होने लग गया? वो मशीनों से होने लग गया। दूसरा है इस्पात अर्थात स्टील।
इस्पात की बढ़ती हुई मांग के कारण इस्पात के कारखाने खोले गए। तीसरा है कृषि का कार्य। कृषि का कार्य जो एक प्राचीन पद्धति से पहले किया जाता था उसमें भी अब नई नई मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। वाष्प चलित शक्ति चलित जहाजों का भी प्रयोग किया जाने लगा। पूंजी का उपयोग बढ़ा और इसी कारण से बैंकिंग पद्धति का भी विकास हुआ। इसी प्रकार से कम मानव श्रम, कम से कम मानव के द्वारा मेहनत हो और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, इस सिद्धांत को अपनाया गया। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति से क्या परिवर्तन हुए? उत्पादन के जो कार्य पहले हाथों से किए जाते थे वो किससे होने लगे? मशीनों से। इस्पात की बढ़ती हुई मांग के कारण से क्या खोले गए? इस्पात के कारखाने। कृषि के क्षेत्र में भी मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। कम मानव श्रम और अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। तो इस प्रकार से 4 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? भाई विश्व में बहुत सारे देश हैं और इन देशों में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई। भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों नहीं हुई? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पॉइंट दे रखे हैं। पहला है इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। तो इंग्लैंड के पास उस समय बहुत ज्यादा उपनिवेश थे। इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों पर कब्जा कर रखा था और इसलिए अपने देश में सामान बना करके पक्का माल तैयार करके वह उस तैयार माल को उपनिवेशों में आराम से बेच सकता था और उपनिवेशों से जो धन मिल रहा था वह उससे लाभ भी कमा रहा था। तो इंग्लैंड के पास उस समय उपनिवेशों की कोई भी कमी नहीं थी। उपनिवेश किसे कहते हैं? तो जब कोई देश किसी दूसरे देश पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पर अधिकार कर लेता है तो जिस देश पर अधिकार किया गया है वह देश क्या कहलाता है? उपनिवेश। जैसे भारत उपनिवेश था किसका? इंग्लैंड का। तो इसी प्रकार से इंग्लैंड के उस समय बहुत सारे उपनिवेश थे और उपनिवेशों से इंग्लैंड को कच्चा माल भी मिल रहा था और वहां के उद्योगों में कच्चा माल पहुंच रहा था। तैयार माल कहां बेच रहे थे? उपनिवेशों में। इसके बाद लोहे और कोयले की खानों का पास पास होना। तो इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खानें पास पास थी। एक स्वाभाविक सी बात है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान बहुत सारे उद्योग खुले इंग्लैंड में। उद्योगों में मशीनों की आवश्यकता थी और मशीनों का निर्माण किससे हो रहा था उस समय? लोहे से। और लोहे की खानें और कोयले की खानें वहां पर पास पास थी क्योंकि बड़ी बड़ी भट्टियों में किसी धातु को शुद्ध करने के लिए उस समय कोयले की भी आवश्यकता थी। तो इंग्लैंड में लोहे और कोयले की कमी नहीं थी, उनकी खानें जो थी पास पास थी। तीसरा पॉइंट है उपभोग के अनुरूप उत्पादन। तो इंग्लैंड में जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी और लोगों के लिए आवश्यकता की वस्तुएं भी उस समय चाहिए थी। इसके बाद है अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, यानी इंग्लैंड में अर्धकुशल कारीगरों की मात्रा उस समय बहुत ज्यादा थी। तो ये कारीगर मशीनों पर काम करने के लिए और कारखानों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। इसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। तो फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध का प्रभाव भी इंग्लैंड पर पड़ा था। इसके बाद है पूंजी की उपलब्धता कि इंग्लैंड के पास पूंजी की कोई कमी नहीं थी, रुपए की कोई कमी नहीं थी क्योंकि एक उद्योग स्थापित करने के लिए, बहुत सारे उद्योग स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी या कहीं पैसा। तो इंग्लैंड के पास रुपए की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद है इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड जो देश है वर्तमान समय में भी देखें यूरोप महाद्वीप में स्थित है और चारों तरफ जल से घिरा हुआ एक देश है। छोटा देश है, जनसंख्या भी कम है भारत की अपेक्षा देखें तो या अन्य देशों की अपेक्षा देखें तो, लेकिन पूंजी की कोई कमी नहीं थी उसके पास। अनुकूल भौगोलिक स्थिति, समुद्री आक्रमण का कोई भय भी नहीं था क्योंकि समुद्रों से यदि कोई आक्रमण भी करता है तो अपनी सीमा की निगरानी वह आराम से रख सकता है। इसी प्रकार से वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में जो भी आविष्कार हो रहे थे, जो भी वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे थे